स्वागत है आज के पॉलिसी टॉक प्रोग्राम में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शक जो दिल्ली, बम्बई और लखनऊ इन इलाकों से आते हैं, बिहार के बाहर से हैं, वो पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिहार में इस समय स्थिति क्या है कोविड की, और आप अपने शब्दों में बताइए कि क्या है आपके हिसाब से, कहां पे पहुंचे हैं। ऐसे किसी भी समय में जब राज्य की स्थिति के बारे में हम चर्चा करते हैं तो हम आंकड़ों के आधार पर राज्य की स्थिति का आकलन करते हैं। ये जो आज की परिस्थितियां हैं वो मैं आपके माध्यम से अपने वैसे दर्शकों तक अब बिहार की बात पहुंचाना चाहता हूं, जो बिहार की स्थितियों से अवगत होना चाहते हैं। सबसे पहली बात होती है कोरोना के संदर्भ में जांच कितना हो रहा है। तो आज एवरेज 1.25 लाख से अधिक जांच हम बिहार के अंदर में कर रहे हैं। बिहार में कुल 2,94,00,000 से अधिक जांच हो गया है। राष्ट्रीय औसत के आधार पे देखें तो पर मिलियन टेस्ट जितना देश का है उससे लगभग 1,500 अधिक टेस्ट हम कर रहे हैं। पूरे देश के आधार पे यदि देखें तो यह जो आंकड़ा है, देश में हम तीसरे स्थान पे खड़े हैं और हमारी आबादी भी तीसरे स्थान पे। जांच के बाद जो महत्व का विषय होता है वो ये होता है कि जांच जो हमने किया तो पॉजिटिविटी रेट क्या है। आज बिहार की पॉजिटिविटी रेट 2 के करीब, राष्ट्रीय एवरेज 9 के करीब है। तो राष्ट्रीय औसत से हम काफी पीछे, मतलब अच्छी स्थिति में खड़े हैं। ये पॉजिटिविटी रेट के बाद जो महत्वपूर्ण विषय है वो है रिकवरी रेट। हमारा रिकवरी रेट क्या है, और हमारा जो रिकवरी रेट है आज की तारीख में वो लगभग 95% है। पूरे देश का एवरेज 91% है। तो राष्ट्रीय औसत जो विभिन्न राज्यों को मिला के बनता है, हम उससे 4% लगभग अधिक है। इसके अतिरिक्त जो महत्व का विषय होता है वो होता है कैजुअलिटी कितनी हुई कुल मिलाकर। अभी तक राज्य में जो कैजुअलिटी कुल मिला के हुई है वह लगभग 4900 के आसपास, और प्रतिशत में यदि इसको हम देखेंगे तो ये 0.68% के आसपास है, और पूरे देश का नेशनल एवरेज 1.1 है। तो कोरोना के जांच का मामला हो, जांच के बाद पॉजिटिविटी का मामला हो, रिकवरी का मामला हो, कैजुअलिटी का मामला हो, हर आंकड़े को यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से बिहार ने बेहतर तरीके से कोरोना का प्रबंधन करके कोरोना के प्रभाव के दुष्परिणाम को देश और दुनिया की तुलना में निश्चित रूप से कम करने का कोशिश किया है। और आज की तारीख में राज्य के अंदर जो हमारे पास कुल एक्टिव केस है वो एक्टिव केस भी लगभग 28,000 के करीब है, जो कि आज से लगभग 25 दिन पहले जो पिक आया था, 25 से 27 दिन पहले 1,15,000 पे चला गया था। आज टोटल एक्टिव केस हमारे पास वो घट के लगभग 28,000 पे आ गया। तो हमने एक्टिव केसेस को भी काफी नियंत्रित कर लिया है, और हमें उम्मीद है कि हम आगे आने वाले 7-8 दिनों में और इस कोरोना के संक्रमण को रोकने में सफल हो पाएंगे। चेन को काफी हद तक हम लोगों ने तोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी कि आपने आंकड़ों से अपनी बात रखी। मैं भी आंकड़ों से आपकी बात को आगे ले जाना चाहता हूं। आपने कहा कि आपका पॉजिटिव रेट 2% तक आ गया है, और नेशनल एवरेज करीब 8-9% के बीच में चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी चीज जो निकल के आ रही है वो ये है कि
टेस्ट कितने हो रहे हैं और टेस्ट किस माध्यम से हो रहे हैं और कहाँ पे हो रहे हैं। क्या टेस्ट शहरों में हो रहे हैं कि टेस्ट गांव में भी हो रहे हैं। मैं आपके आंकड़े देख रहा था, 26 मई के आंकड़े देख रहा हूं मेरे सामने। ये शीट है आपके आंकड़ों की, जो देखिए इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने दिया है, लेकिन इसमें कहीं पे भी रूरल का कोई ब्रेकअप नहीं है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की और चीफ मिनिस्टर की मीटिंग की थी और उन्होंने एक संदेश दिया था कि जब तक हम गांव देहात के आंकड़ों को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि गांव देहात में हो क्या रहा है। मैंने 12 मई का, 15 मई का, 19 मई का और 26 मई का, ये 3-4 दिनों के आंकड़े निकाले हैं आपके, और इसमें कहीं पे भी गांव देहात की कोई भी अलग से डेटा नहीं है। तो ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं कि कम हो गए हैं, क्या ये शहरों की स्थिति जचाते हैं कि ये, क्योंकि इसमें मुझे देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आपने सही कहा है। हमारा ध्यान बहुत स्पष्ट तौर पे समाज के सभी क्षेत्रों पे रहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस ओर ध्यान इंगित किया है, हम सब लोग बहुत सावधानी पूर्वक एक एक कार्य कर रहे हैं, तभी बिहार का परिणाम ऐसा है जो हर मामले में राष्ट्रीय औसत से बेहतर दिखाई पड़ रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमने सभी जिलों का सर्वे किया, सभी जिलों के साथ हमने रिव्यू मीटिंग की, और कोई पहली बार नहीं किया। पिछले 5 सप्ताह ऐसी लगभग 4 बैठकें हम लोगों ने की, और हर बैठक में ये पहला हमारे जानने का विषय रहता है कि हर जिले का जो रिपोर्ट आ रहा है, उस रिपोर्ट में पॉजिटिविटी रेट ग्रामीण क्षेत्र में कितना है और शहरी क्षेत्र में कितना है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बिहार की जो आबादी है, आबादी का लगभग 88% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, और अर्बन एरिया जो बिहार के अंदर है वो लगभग 12%। तो ग्रामीण आबादी 88% है और शहरी आबादी 12% है। और आज जिस आंकड़े को हम लोग पब्लिक डोमेन में डालते हैं, जिसको आप देखते हैं प्रतिदिन, जो जिले का आंकड़ा बनता है वो प्रखंड से जो जांच के आंकड़े आते हैं उसी को इकट्ठा करके जिला का आंकड़ा बनाया जाता है, और फिर जिला के आंकड़े को इकट्ठा करके राज्य का आंकड़ा बनाया जाता है। और ओवरऑल यदि स्टेट का सिनेरियो हम लेंगे तो हम लोग जो हर जिले से रिव्यू करते हैं, एवरेज 60-40 का है। आज लगभग 60% जो पॉजिटिविटी रेट आ रही है, आज भी घटने के बाद भी वो 60% आ रही है, और 40% अर्बन एरिया का रहा है। और जब पिक टाइम था, जब 16% तक हमारी पॉजिटिविटी चली गई थी, उस वक्त भी हम लोग इस बात को बहुत नजदीक से देखते थे। उस वक्त भी ये एवरेज ऐसा ही रहता था, ग्रामीण क्षेत्र में 60% के आसपास और शहरी क्षेत्रों में 40। इसका मतलब बहुत साफ है कि जो पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है और रिकवरी रेट बढ़ा है, वो जैसा ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है वैसा ही शहरी क्षेत्र में हुआ है। और हमारा जो जांच होता है, मेरी जो जांच होती है, दो चीज इससे निकल के आती है। जांच ग्रामीण क्षेत्रों में जाके गांव टोले में करते हैं, पंचायतों में टीम जाती है और वहां पर कोरोना का टेस्टिंग होता है, और जो टेस्टिंग का रेशियो है वो जो हमारा पॉपुलेशन का रेशियो है, उस रेशियो में हम कराते हैं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि आपके 60% से ज्यादा टेस्ट आपके ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे हैं और 40% टेस्ट आपके अर्बन एरियाज में हो रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से भी अधिक जांच हो रहा है। तो ये अब आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं कि आपके पास ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लैब्स हैं? आप इसको थोड़ा ऐसे समझिए, जांच 2 तरीके से होती है। जांच 2 तरीके से हो सकती है पांडे जी, इस पे मैं प्रश्न आपसे भी पूछता, मेरी आप बात कौन सा टेस्ट करा रहे हैं?
आप मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी, मैं आप जो पूछना चाहते हैं मैं उसका जवाब पहले ही दे देता हूँ। जी बताइए। आरटीपीसीआर जांच और एंटीजन जांच होता है। आरटीपीसीआर जांच भी ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। आरटीपीसीआर का सैंपल ग्रामीण क्षेत्र से लेके राज्य के अंदर 20 जगहों पे हमारे आरटीपीसीआर लैब हैं। उन 20 स्थानों को चिन्हित किया हुआ है कि किस जिले का, किस ब्लॉक का सैंपल किस लैब पे जाएगा। वहां से आरटीपीसीआर का टेस्ट होकर रिपोर्ट आता है, और बाकी जो एंटीजन टेस्ट होता है वो ऑन दी स्पॉट रिजल्ट बता दिया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो एंटीजन रिपोर्ट होता है वो तो वहां तुरंत बता देते हैं, और आरटीपीसीआर का रिपोर्ट वो सैंपल लेबोरेटरी पे आता है, यहाँ से टेस्ट होकर फिर रिपोर्ट उसको जाता है। अब आपका अगला प्रश्न होगा एवरेज क्या है, या आरटीपीसीआर कितना करते हैं और एंटीजन कितना करते हैं। आज की तारीख में हम 35 से 40 हजार आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं और बाकी टेस्ट एंटीजन करते हैं। उसका अगला प्रश्न आपका ये होगा कि फिर देश की तुलना में आपका रेशियो क्या है। तो आप देश के सभी बड़े राज्यों से तुलना कर लेंगे, 2-3 राज्यों को छोड़कर जिसका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है बिहार से, बाकी सभी राज्यों में एवरेज आज जो जांच हो रही है वह जांच 60 to 70% एंटीजन हो रहा है और 30 to 40% आरटीपीसीआर हो रहा है, और हम भी उसी रेशियो में कर रहे हैं। रेशियो से ये तो पता चल गया कि दोनों में क्या हो रहा है, लेकिन ओवरऑल टोटल कितनी आरटीपीसीआर हो रहे हैं और कितने रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं? मैंने आपको बताया, लगता है आपने ध्यान नहीं दिया। नहीं, आपने कहा 35,000 से 40,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट, और बाकी आपने ये नहीं कहा आरटीपीसीआर कितने हो रहे हैं। आरटीपीसीआर ही बताया मैंने, 35 से, मैं आरटीपीसीआर की चर्चा कर रहा था। ओवरऑल तो मैंने शुरू में आपको बताया कि 1.25 लाख से अधिक जांच प्रतिदिन हो रही, तो 40,000 यदि हम आरटीपीसीआर कर रहे हैं तो 80-90 हजार हम एंटीजन कर रहे हैं। तो आप बाकी प्रदेशों से करीब 2 गुना से 3 गुना रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, जो वैसे भी महंगा होता है और उसका किट भी मुश्किल से मिलता है। तो इसका मतलब प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार आप नहीं समझ पा रहे। मैं राज्यों, जी बताइए। आप समझ नहीं। आप कह रहे हैं कि 35 से 40 हजार आप आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं और आप 70 से 80 हजार या 70 से 90 हजार आप रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आप रैपिड एंटीजन टेस्ट बाकी प्रदेशों से ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि बाकी किसी भी प्रदेश में देखें, चाहे आप दिल्ली देख लीजिए, चाहे हरियाणा देख लीजिए, चाहे पंजाब देख लीजिए, वहां पे आरटीपीसीआर के टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उनको करना थोड़ा सस्ता होता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के एक किट की जरूरत होती है, वो महंगे पड़ते हैं, और वो किट लोगों, हर प्रदेश में कमी हो रही है किट की, इसलिए ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट करा। यहाँ की सरकार भी जो खुद अपने टेस्ट करवा रही है अपने मुलाजिम के, वो आरटीपीसीआर कर। और बिहार में, पटना में खबर ये है कि 2 से 3 दिन लगते हैं आरटीपीसीआर के टेस्ट का रिजल्ट आने में। आप ये कह रहे हैं कि आप ज्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बिहार कर्नाटका से भी बेहतर, और छोटे जैसे स्टेट हैं उनसे भी बेहतर उसके पास सोर्सेज हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट के। नहीं, आपकी बात मैं पूरा सुन नहीं पाया, कट गया था। मैं दोबारा से कह देता हूं पांडे जी। आपने कहा कि 35 से 40 हजार आपके आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं, यानी कि आपके 80 से 90 हजार आपके रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। तो यानी कि बिहार के पास रैपिड एंटीजन टेस्ट किट ज्यादा है, क्योंकि बाकी प्रदेशों में ये रेशियो उल्टा है कि उनके आरटीपीसीआर टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, जबकि दिल्ली में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, लैब भी दिल्ली में ज्यादा है। लैब की स्थिति पर
पर्सन अगर हम 40 करोड़ की पॉपुलेशन पे लेंगे बिहार की, तो लैब की स्थिति, एक लैब है आपका मेरे ख्याल से 20 या 22 हजार लोगों पे, या उससे भी नहीं, कम हो सकता है। आप किस लैब की चर्चा कर रहे हैं? आरटीपीसीआर के टेस्ट की लैब की चिंता कर नहीं रहा तो हूं। बिहार की रैपिड आबादी एंटीजन 40 टेस्ट के लिए आपको लैब नहीं चाहिए। बिहार की आबादी 40 करोड़ नहीं है भाई साहब, 12 करोड़ है। हाँ ठीक है, 12 करोड़ पे ले लीजिए आप 20 लैब गिला रहे हैं मुझे, जी, तो 20 लैब, 20 स्थानों पे लैब है, हाँ जी। हाँ तो 20 लैब 12 करोड़ की पॉपुलेशन को केटर कर रहे हैं। हाँ जी। दिल्ली की पॉपुलेशन 4 करोड़ है और वहां पे 250 लैब्स हैं। भाई साहब, तो बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जी मैंने पहले ही कहा है कि बिहार की जो आधारभूत संरचना है उसको देश के कुछ समृद्ध राज्यों से हम तुलना नहीं कर सकते। नहीं, तो हम फिर बिहार आपके को आपके महाराष्ट्र, नंबर कैसे तुलना में आ रहे हैं कम? यही तो कमाल की बात तो यही है ना कि आप ही कह रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन आपके टेस्टिंग के नंबर आपके हिसाब से बाकी देश से ज्यादा है। कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं, ज्यादा कहा है भाई साहब। मैं आपने तो कहा 35-40 हजार टेस्ट कर रहा हूँ। आप एक 1.25 लाख की नंबर दिया आपने, 1.25 लाख टेस्ट कर रहे हैं आप। आरटीपीसीआर नहीं है 1.25 लाख, हाँ 35-40। आप मेरी बात को पहले समझिए। आपने तो स्पष्ट कहा टोटल टेस्ट 1.25 लाख, 35 से 40 हजार आरटीपीसीआर, और बाकी जो बचे वो 70 से 80-85 हजार हमारे एंटीजन टेस्ट होते हैं। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा आरटीपीसीआर 1.25 लाख होता है। हाँ तो ठीक है, 20 लैब आप कह रहे हैं आरटीपीसीआर के हैं आपके पास। हाँ हाँ, एक टेस्ट को 20 जब होते। एक टेस्ट को कितना समय लग रहा है भाई साहब? देखिए, आपके पास जो आंकड़ा है वो लगता है कुछ दिन पहले का है, और वो पटना में एक समस्या आ गई थी हमारे पास उस वक्त। 4-5 दिन ऐसे बीते थे जब हमारे लैब के अंदर के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे वो बड़ी संख्या में संक्रमित हो गए थे। और उस वक्त एक सप्ताह ऐसा आया था जब पटना के अंदर जो हमारे लैब से हैं उसमें आरटीपीसीआर के रिजल्ट आने में 2-3 दिन लगे थे। लेकिन आज की तारीख में 24 घंटे के अंदर हम अपने लोगों को जो उनका जांच होता है उनको रिपोर्ट देते हैं। नहीं ठीक है, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट की थोड़ी सी प्रक्रिया मुझे ये बताइए कि प्रदेश ने कितने करा लिए हैं अभी तक, और कितने किट आपके पास आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं? नहीं, ये 2,94,00,000 टोटल टेस्ट हुआ है, और अच्छा 2,94,00,000 जो टेस्ट हुआ है उसमें मैं अभी आंकड़ा लेके बिल्कुल नहीं बैठा हूं एग्जैक्ट कि एंटीजन टेस्ट कितना हुआ और आरटीपीसीआर एग्जैक्ट कितना हुआ। अभी वर्तमान का मैंने रेशियो आपको एक बताया है जो अभी हमारी टेस्टिंग चल रही है। हमारे जो किट्स परचेज होते हैं उसका कॉर्पोरेशन है, उसकी एक प्रक्रिया है, और बीड होता है, टेंडर होता है, जो लोएस्ट होता है वो उसके आधार पर जो सरकार की क्रय की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत खरीद किया जाता है। तो आपने कुछ ना कुछ तो खास उपाय निकाला है, जैसे कि आपके रैपिड एंटीजन टेस्ट बाकी प्रदेशों से ज्यादा है? नहीं नहीं, आप पूरे देश के आंकड़े को देखिए। विभिन्न राज्य जो हैं उन राज्यों के अंदर एंटीजन टेस्ट कितना हो रहा है, तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी भाई साहब। अच्छा चलिए, आपने कुछ इस महीने के शुरू में एक अनाउंसमेंट की थी जिसमें आपने कहा था कि वेंटिलेटर्स आपके पास पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन आपके पास जो कमी है वो है एनेस्थीसिस्ट की। तो आपने डीएम्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ये फ्रीडम दी थी कि वो अपने प्रदेश में अगले 2-3 महीने के लिए टेम्परेरी बेसिस पे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हायर कर सकते हैं। इसका क्या असर पड़ा है और कितने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आप हायर कर पाए? पांडे जी। नहीं, बिल्कुल ठीक बोला आपने। अभी हमारे पास राज्य में लगभग 1150 वेंटिलेटर्स
पड़ आप कह रहे थे, दोबारा से कहिएगा पांडे जी। आपका माइक म्यूट है। मैं ये कह रहा था भाई साहब कि राज्य में अभी लगभग 1150 वेंटिलेटर्स हमारे सरकार के अस्पतालों के अंदर है, जी और इसके अतिरिक्त 500 वेंटिलेटर्स हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर है। निश्चित रूप से वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए एनेस्थेटिस्ट की जरूरत होती है, और जब पिछले साल कोरोना आया था उसके बाद वेंटिलेटर्स की डिमांड पूरे देश में बढ़े थे, ना केवल बिहार में। जी और सभी राज्यों को भारत की सरकार ने सहयोग किया था। बिहार को भी भारत सरकार से सहयोग मिला, और 600 के करीब वेंटिलेटर्स भारत सरकार से हमें प्राप्त हुए। और इन वेंटिलेटरों को चलाने के लिए निश्चित रूप से एनेस्थेटिस्ट की जरूरत होती है, और पिछले 1 साल में हमने 3 बार प्रयास किए कि नियमित नियुक्ति करूं चिकित्सकों का जो एनेस्थेटिस्ट हैं, और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से 2 बार और 1 बार उनका वॉक इन इंटरव्यू करा के। लेकिन पूरे देश में मैं समझता हूं कि एनेस्थेटिस्ट की कमी है, और स्वाभाविक रूप से बिहार में भी। बिहार में हमने 3 प्रयास किए, जितनी संख्या में हमको एनेस्थेटिस्ट चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे थे, जिसके कारण कुछ जिलों में जो जिला के अस्पताल हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में तो सभी जगह वेंटिलेटर्स हैं, चलते हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जो है जहां जिले अस्पताल हैं, उनमें से 13-14 जिलों में ये दिक्कत आ रही थी जहां चिकित्सक नहीं मिल पा रहे। तो उसके लिए फिर हमने प्रयास किया, पूरे राज्य में 1000 चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए 10 तारीख को पहला इंटरव्यू किया, 14 तारीख को दूसरा इंटरव्यू किया, और अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार उसमें से लगभग जो हमने 1000 डॉक्टरों की वैकेंसी निकाली थी, 600 से अधिक डॉक्टर आ चुके हैं हमारी सेवा में, और उन लोगों ने अपना योगदान दिया है। उसमें कुछ एनेस्थेटिस्ट भी हैं, और उसी का परिणाम है कि अब 12 जिले और बचे हुए हैं, 12 या 13 होंगे, जिन जिलों में जिला के अस्पताल में हम वेंटिलेटर सीधा नहीं चला पा रहे, तो वहां फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनसे सहयोग ले रहे हैं। जी, तो 1000 में से 600 अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर, और उसमें से आप कुछ कह रहे हैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं। बिहार सरकार ने पिछले 2-3 सालों से अपने आंकड़े टोटल डॉक्टर्स के या टोटल सैंक्शन पोस्ट के रिवील नहीं किए हैं। यही रिपोर्टिंग होती है कि कितने डॉक्टर्स अपॉइंटेड हैं। आपके हिसाब से सैंक्शन पोस्ट और अपॉइंटेड पोस्ट में क्या कमी है? नहीं, देखिए, अभी जो हमारे पास वैकेंसी है वो वैकेंसी में स्पष्ट कर देता हूं। हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज बताऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट 641, माइक्रोबायोलॉजी 18, फिजिशियन 307, पेडिट्रिशियन 635, ईएनटी 111, ऑप्थोमेलोजिस्ट 75, पैथोलॉजी 86, रेडियोलॉजिस्ट 188, साइकेट्रिस्ट 16, एनेस्थेसिया 935, डर्मेटोलॉजिस्ट 84, जनरल सर्जरी 568, ऑर्थोपेडिक 42, टोटल 3706 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जो आवश्यकता है, जो वैकेंसी है, वो अभी है। और इसके अलावा जनरल मेडिकल ऑफिसर के 2632 पद रिक्त हैं। और पूर्व में पिछले साल भी हम लोगों ने सितंबर के महीने में लगभग 4000 चिकित्सकों की नियुक्ति की थी, और इस बार फिर बिहार तकनीकी सेवा आयोग से इसका विज्ञापन हम लोगों ने निकाला हुआ है, और अगले 5 तारीख तक इसका डेट है। तो ये जो वैकेंसी है ये मैंने आपके सामने बताया, और ये कुल मिला के 6338 चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है। पिछले साल भी हुआ था, ये सतत प्रक्रिया है, निकाला जितने आप
प्रयास है कि लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया करा के हम अधिक। पांडे जी, आप कह रहे थे कि 6,300 के करीब ये कमी है डॉक्टर्स की विभिन्न तरीके के, और आप पिछले साल भी आपने कई कोशिश की इसको भरने की। तो इस प्रक्रिया में कोई कमी है कि जहां पे पूरे देश में लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, बिहार को डॉक्टर नहीं मिल रहे? इसका कारण क्या है? इसका रूट कॉज क्या है कि सिर्फ बिहार डॉक्टर एक सरकारी पोस्ट पे हायर नहीं कर पा? इसके रूट कॉज में जाइएगा तो फिर पॉलिटिकल बातें होने लगेंगी, जो मैं नहीं करना चाहता इस चर्चा में। इसका रूट कॉज यह है कि इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कभी भी इस देश के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने के संबंध में अपने प्रयास नहीं किए, और उसके परिणाम स्वरूप इस देश में डॉक्टर बहुत कम मिले। केवल बिहार देश के अंदर डॉक्टर जो चाहिए होते हैं वो नहीं मिलते हैं। आप एक एक राज्य सरकार के आंकड़ों को उठा के देख लीजिएगा तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की वैकेंसी हर जगह खाली पड़ी हुई है। इसलिए पड़ी हुई है कि आजादी के बाद से आज तक जितना मेडिकल कॉलेज कांग्रेस को खोलना चाहिए था इस देश के अंदर में, उन लोगों ने नहीं खोला और इस देश को डॉक्टर नहीं मिले। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है, इस देश के अंदर मेडिकल कॉलेज खुलने शुरू हुए और इसका परिणाम अगले 5-7 साल के बाद देश को मिलने लगेगा। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह लक्ष्य तय किया है कि आने वाले समय में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, और जब मेडिकल कॉलेज होगा तभी तो डॉक्टर आएंगे। मेडिकल कॉलेज खुला ही नहीं इस देश के अंदर तो डॉक्टर बनते कहां से? और आज वही कठिनाई न केवल बिहार बल्कि पूरा देश झेल रहा है। तो आपके हिसाब से जो बिहार सरकार को ये 6,000 डॉक्टर नहीं मिल रहे, उसकी कमी मेडिकल कॉलेज की वजह से है? आपको पता है स्वाभाविक कि है, जब बिहार कॉलेज ही बिहार नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना, जब नहीं मेरी आप बात तो सुन लीजिए, नहीं नहीं, जब मैं आप मेरी बात सुन लीजिए ना, प्रश्न पूरा कर दूं, आप बात कहिएगा। तो कॉलेज ही नहीं रहेंगे भाई साहब तो डॉक्टर बन के आएगा कहां से? हाँ, तो ठीक है, आपने सही कहा, डॉक्टर आएगा कहां से? आपका कैबिनेट है जिसने पिछले महीने पहली बार 2,500 रूरल एरिया में एमबीबीएस की सीटें पास की। इसको करने के लिए आपकी सरकार को 1 साल लग गया। तो जब आपकी सरकार भी इस कमी के बारे में सीरियस नहीं होगी तो आप पिछली सरकारों को ब्लेम डाल दें तो वो तो ठीक नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही है पांडे जी, थोड़ा सा। अभी आवाज नहीं आ रही है पांडे जी आपकी। जी पांडे जी, अनम्यूट करिए। मैं आपकी बात को नहीं, आपकी आवाज सुन नहीं पाया भाई साहब। हाँ, मैं दोबारा प्रश्न बताता हूं। हाँ, देश में 50,000 डॉक्टर ग्रेजुएट होते हैं हर साल। आपको 6,000 डॉक्टर की जरूरत है बिहार में। कमी कहां है? कमी नंबर में नहीं है, कमी या तो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट में है, या कंपनसेशन में है, या फिर और कोई है। तो ये कह देना कि ये सारी कमी मेडिकल कॉलेज ना होने की है, वो नहीं है। बल्कि इतने डॉक्टर्स ग्रेजुएट होते हैं कि उनको
प्राइवेट अस्पताल तनख्वाह भी नहीं देता 2-3 साल तक, तब तक वो स्पेशलाइज ना करें। आम डॉक्टर की तनख्वाह इतनी कम है प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वो पांडे जी, मेरा प्रश्न आप सुन पाए? हाँ, नहीं सुन पाया। मैं ये कह रहा हूँ ना कि 50,000 डॉक्टर जो हर साल बनने की आप बात करें, वो एमबीबीएस होते हैं, वो यूजी होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो पीजी डॉक्टर्स होते हैं उनके हमारे पास 3700 वैकेंसी है, और उनसे कम वैकेंसी हमारे पास यूजी की है 2632। और जो यूजी होता है वो पीजी जो करता है, तो यूजी की जो सीटें देश में है उससे बहुत कम सीटें पीजी की होती हैं। पीजी की पढ़ाई जो होती है वो डिपार्टमेंट वाइज एमडी एमएस की सीटें बहुत कम है भाई साहब, भाई साहब, और अब मैं ये आपको बढ़ना चाहिए था। एक आंकड़ा और बता देता हूं आपको। हमारे देश में 39,840 एमबीबीएस डॉक्टर्स ग्रेजुएट होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में 18,000 डॉक्टर्स एमबीबीएस ग्रेजुएट होते हैं। यानी कि हमारे यहाँ 3 गुना डॉक्टर्स ग्रेजुएट होते हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारे पास मेडिकल सीट्स की कमी। ऐसा मेडिकल सीट्स की कमी नहीं है, ना एमबीबीएस डॉक्टर्स की कमी है, ना ही पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की कमी है। कमी है रिक्रूटमेंट की, तनख्वाह की, या कोई और। ये नहीं कह सकते, फिर मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान में कोई प्रदेश ये नहीं कह सकता कि हम इतने, हमारे पास डॉक्टर्स अप्लाई नहीं करते। आप एएफएमसी की परीक्षा की नंबर देख लीजिए। हर साल एएफएमसी की परीक्षा के लिए 1.5 से 2.5 लाख डॉक्टर्स अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? सरकारी नौकरी है। लेकिन बिहार में भाई साहब 2,500 सीट पे नहीं फिल हो पाती। भाई साहब आप ही कह रहे हैं 18,000 डॉक्टर यूएसए में और 38,000 इंडिया में। तो यूएसए 48,000, की आबादी 48,000 हाँ, है। 48,000, कहाँ पे 840, 50,000 मान कहाँ पे लीजिए इंडिया में। कहाँ पे इंडिया में, चलिए। दुनिया में और सबसे आबादी, ज्यादा डॉक्टर्स हिंदुस्तान ग्रेजुएट करता है। चीन से ज्यादा अब डॉक्टर्स हिंदुस्तान ग्रेजुएट करता है। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। आबादी कितनी है अमेरिका की, और भारत की आबादी कितनी है? चीन से ज्यादा नहीं है हमारी आबादी। हम चीन से भाई ज्यादा साहब डॉक्टर्स ग्रेजुएट करते हैं। अरे अमेरिका की आबादी कितनी है बताइए ना। अमेरिका की आबादी 38 करोड़ है, 380 और मिलियन। इंडिया का कितना है? हाँ, तो 130 है। लेकिन हम चीन से भी ज्यादा डॉक्टर्स ग्रेजुएट करते हैं। मतलब तो 38 लेकिन करोड़ और आपको 130 करोड़ में 50,000 तुलना हो। डॉक्टर्स में से खैर, लेकिन 2,500 डॉक्टर नहीं इन मिले। इन विषयों पे चर्चा करने में से बेहतर होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस के आधार पे हम चिकित्सकों की नियुक्ति करने का लगातार प्रयास करते हैं। हम सैलरी देते हैं, हम उनको जो इंक्रीमेंट जब देना होता है वो देते हैं। जो भी सुविधाएं देनी चाहिए वो सारी सुविधाएं देते हैं। बावजूद इसके न केवल बिहार में बल्कि देश के सभी राज्यों में इसकी दिक्कत है। चिकित्सक सरकारी सेवा में नहीं आ पाते। अब इस पे और ज्यादा एकेडमिक चर्चा की, बहस की जरूरत होगी कि कैसे हम चिकित्सकों को सरकारी सेवा में लें। तो इसके लिए कोई एक अलग से परिचर्चा आप आयोजित करें तो मैं उसमें भाग लूंगा। अच्छा, ठीक है। आपके प्राइमरी हेल्थ के सेंटर पे आ जाते हैं और उनकी स्थिति क्या है। अभी भास्कर में कुछ खबरें छपी हैं। कितना देर चलेगा भाई साहब? और बस 5-10 मिनट और है। ये लास्ट क्वेश्चन ठीक है। आपके लिए। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की बिहार में क्या स्थिति है? अभी हाल में एक सीरीज छपी थी दैनिक भास्कर में,
जिसमें ये कहा गया था कि कई पीएचसी हैं जो जिसमें गाय बंधी हुई हैं या जिसमें लोग काम नहीं कर सकते। आप चाहें तो मैं ये आपको आर्टिकल भेज दूं या दिखा दूं, आपने पढ़े जरूर होंगे। तो ये पीएचसी की स्थिति को अभी और आगे सुधारने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? नहीं, पहले तो मैं कहूंगा वो अखबार आपके सामने है तो उसको देख लीजिए। वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, स्वास्थ्य उपकेंद्र लिखा होगा उस पे, और स्वास्थ्य उपकेंद्र लिखा होगा भाई साहब, उसको आप पढ़ लीजिएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वो जो प्रखंड पे होता है, और स्वास्थ्य उपकेंद्र होता है जो गांव में होता है। और गांव में जो अस्पताल, ऐसे स्वास्थ्य उपकेंद्र है, उसकी संख्या 10,800 से अधिक है। और ये स्वास्थ्य उपकेंद्र जो होते हैं गांव में किसी के भाड़े के मकान में चलाना पड़ता है, जहां पे सरकार की जमीन नहीं होती और सरकार ने अभी तक भवन नहीं बना पाया। तो हो सकता है कि ये 10,800 से अधिक जो ऐसे हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, उसमें से कोई एक स्वास्थ्य उपकेंद्र की ये कहानी है जो अखबार में छपी है। और मीडिया तो आई ओपनर होता है। आप सब लोग तो हम लोग को रास्ता दिखाते हैं, कमियां बताते हैं, कठिनाइयां बताते हैं, फिर हम लोग समाधान करते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे ध्यान में आया है और हम उसको देख भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, उदाहरण हमेशा किसी कमी का ही दिखाया जाए, ये ठीक है, लेकिन उदाहरण अच्छे कार्यों का भी दिखाना चाहिए। इस राज्य में हजारों स्वास्थ्य उपकेंद्र ऐसे हैं, मैं एक तो नहीं कह रहा हूं, पिक्चर ऐसे एक दो चार जगह का दिखाया जा सकता है, लेकिन हजारों उपकेंद्र ऐसे हैं जहां पे जाके हमारी एएनएम की बहनें गांव के लोगों का टीकाकरण करती हैं, उपचार करती हैं, और आवश्यक जो दवाइयां उस स्तर पर देनी है वो दी जाती है। हमारे राज्य के अंदर स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, अनुमंडलीय अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो, इन सभी अस्पतालों में सुविधाएं दी जाती है। फिर भी मैं मानता हूं कि मैंने शुरू में ही इस बात को स्वीकार किया कि देश के कुछ विकसित राज्यों की तुलना में यदि बिहार के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम कमजोर हैं। हमको बेहतर करने की जरूरत है, और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार इसको पिछले 16 वर्षों में बेहतर किए हैं। बिहार बहुत दुर्व्यवस्थाओं के दौर से बाहर निकल के आज इस स्थिति में पहुंचा है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। बिहार की जो सेवाएं थी और आज हैं, उसमें आसमान और जमीन का अंतर है। आसमान और जमीन के अंतर पे बात कर लें कि इसी साल आपने हेल्थ में कितना आवंटन किया था बजट में, और उसमें कितना आवंटन हुआ था इन प्राइमरी, कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर सेंटर्स के लिए? जो बस बजट का एलोकेशन होता है, एक जो आखिरी बजट का आंकड़ा दे एलोकेशन दीजिए। जो बजट का एलोकेशन होता है भाई साहब, ओवरऑल होता है। पिछले साल 10,900 करोड़ का बजट हमारा हेल्थ का था बिहार में। इस बार वो बजट बढ़ के लगभग 13,200 करोड़ रुपए का हुआ है। और इस बजट में हम सैलरी भी देते हैं। इसी बजट से हम हॉस्पिटल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते हैं, हम इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं, और बिहार के अंदर गरीबों को अस्पतालों में 250 से अधिक दवाइयां मुफ्त में दी जाती हैं। वो मैं तो समझ गया, सारे काम आपने 22% बजट बढ़ाया पिछले साल से इस साल, ठीक है। आपके हिसाब से 22% बजट काफी है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स को इंप्रूव करने के लिए और उस स्थिति में लाने के लिए जो बिहार की कंपैरिजन बेहतर राज्य से हो सके, किसी नहीं भी बेहतर मुझे राज्य से? नहीं, निश्चित रूप से हमको और बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन आप जब कितना दूसरे बढ़ना राज्य से चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए हेल्थ केयर का बजट, परसेंटेज में बता आप दीजिए। जब ओवरऑल पूरे बजट को बनाया जाता है भाई साहब, तो राज्य का कुल पर कैपिटा इनकम क्या है वो भी देखना पड़ता है। और पर कैपिटा इनकम के अनुसार जो हमारे खजाने में पैसा आता है, सरकार के खजाने में,
उसके आधार पर ही खर्च का भी हम आकलन करके बजट तैयार करते हैं। और जो हमको जीएसटी का शेयर मिलता है उसके नहीं, आधार वो मैं सब पे जो समझता हूँ, पैसा, प्रक्रिया में समझता हूँ बजट बनाने की। तो आप पांडे जी, समझेंगे ना, बिहार मैं का प्रक्रिया नहीं ओवरऑल जो समझना आमदनी चाहता। है। मैं तो आपसे ये नहीं, जानना चाहता हूँ कि 13,200 करोड़ क्या काफी है, या अगले साल आपको लगता है इसको 20,000 या 25,000 करोड़ होना चाहिए? नहीं, जब ये डेफिनेटली बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना डेफिनेटली चाहिए? बढ़ना चाहिए और दोगुना बढ़ेगा होना भी। चाहिए? नहीं, मैं आज की तारीख में नहीं, देखिए अनुमान करना एक विषय होता है, एक बजट होता है, एक रियल बजट होता है। रियल एक्सपेंडिचर बनाते हैं, रियल एक्सपेंडिचर बनाते हैं। हम रियल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। रियल एक्सपेंडिचर इन सारी चीजों पर निर्भर करेगा कि सरकार की आमदनी क्या होती है। पिछले 1.5 साल से पूरे देश की इकोनॉमी आपको मालूम है, इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बजट को और बढ़ाना चाहिए और निश्चित रूप से बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, हमसे बात करने के लिए और अपनी बातें समझाने के लिए और बिहार की स्थिति को साफ करने के लिए। नमस्कार। जी नमस्कार।